हेलो फ्रेंड्स। तो हम शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। हमने पिछली क्लास में गुर्जर प्रतिहार वंश के पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख की बात की थी। आगे तो आने वाले मंदिर हैं और जो हमारा मुद्राएं हैं, इन स्रोतों के बारे में हम जैसे जैसे शासक पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वहाँ पर उनकी चर्चा कर लेंगे। तो शुरू करते हैं हम पढ़ रहे हैं हमारी राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा है गुर्जर प्रतिहार। और गुर्जर प्रतिहार में हम पढ़ रहे थे जानकारी के स्रोत। और हमने जाना था कि जानकारी के स्रोत दो प्रकार के हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में हमने पढ़े थे अभिलेख, मंदिर और मुद्राएं। साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के हैं, एक है स्थानीय और दूसरा है विदेशी। और विदेशियों में हम क्या पढ़ेंगे? यात्री, ट्रैवलर। ठीक है। हमने अभिलेखों की जानकारी प्राप्त कर ली थी। हमने पढ़ा मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति, हमने पढ़ा रवि कीर्ति का ऐहोल अभिलेख, हमने पढ़ा बाउक का मंडौर अभिलेख, हमने पढ़ा कपकुप का अभिलेख, हमने मथन देव का राजोड़गढ़ अभिलेख पढ़ा। इसके साथ ही हमने 5 और अभिलेखों की जानकारी प्राप्त की, जिनमें एक है चेराई लेख। ठीक है। इसके अलावा हमने देवली, करहड़, राधनपुर, राजौरा, नीलकुंड। इन अभिलेखों के बारे में पढ़ा। तो हमने अभिलेख कंप्लीटली 10 अभिलेखों के बारे में पढ़ा। और अभिलेखों के बाद अब हम बात करते हैं मंदिर और मुद्राओं की। तो ये दोनों चीज़ें हम शासकों के साथ साथ पढ़ लेंगे, शासकों में जो वर्णन मिलता है। और अब हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की। तो हमारी ये जो क्लास है इसमें हम किस पर बात करेंगे? साहित्यिक स्रोतों पर बात करेंगे। ठीक है। तो हम बात करते हैं अपनी इस क्लास में साहित्यिक स्रोत। और सबसे पहले हम स्थानीय स्रोतों में भी बात करेंगे। तो स्थानीय स्रोतों में बात करते हैं तो हमें किन किन से प्रतिहारों की जानकारी प्राप्त होती है, ऐसे कौन से साहित्य हैं? तो नंबर 1 हमें याद रखना होता है
बाण भट्ट की जो किताब है हर्षचरितम में हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं एक कवि पंपा है। पंपा का है विक्रमार्जुन विजय। ठीक है। एक है उद्धोतन सूरी का ग्रंथ है कुवलयामाला। और इन ग्रंथों में भी हमें किसकी जानकारी मिलती है? प्रत्याहारों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमारा है जिनसेन, जिन्होंने क्या लिखा? हरिवंश पुराण। और इससे भी हमें किसकी जानकारी मिल रही है? प्रत्याहारों की। कलन है, कलन की राजतरंगिणी, इससे भी हमें इन सब की जानकारी मिलती है। अगर हम बात करें चाणक्य की, चाणक्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा? पृथ्वीराज विजय। और इससे भी हमें किसकी जानकारी मिलती है? प्रत्याहारों की। हमारा नेक्स्ट जो ग्रंथ है वो है मेरुतुंग के कौन से? प्रबंध चिंतामणि। मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ से भी हमें प्रत्याहारों की जानकारी मिलती है। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है राजशेखर की, आप रचनाएं लिख लें, राजशेखर की रचनाएं। तो ये हम पढ़ेंगे जब हम राजशेखर के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि राजशेखर जो था वो प्रत्याहारों में महिपाल के दरबार ही था। तो इसकी जो रचनाएं हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। किस में? तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे प्रत्याहारों के लिए, क्योंकि प्रत्याहारों की पूर्ण रूप से जानकारी किसमें मिलती है? राजशेखर की रचनाओं में। और इसकी जो रचनाएं हैं ये कई भाषाओं में लिखित हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है। तो इन सभी ग्रंथों से हमें किसकी जानकारी मिल रही है? प्रत्याहारों की। आगे बात करते हैं। ये तो थे हमारे स्थानीय स्रोत। अब हम पढ़ेंगे विदेशी स्रोत। विदेशी कौन थे? विदेशियों में यदि बात करें तो एक तो अरब यात्री हैं। कौन है? अरब यात्री। अरब यात्रियों में कौन है? तो अरब यात्रियों में हमें एक तो पढ़ते हैं अल मसूदी को, और दूसरा कौन पढ़ते हैं हम? सुलेमान को। अल मसूदी जो था ये प्रत्याहारों का जो राजा था, कौन? महिपाल। कौन था? महिपाल। तो ये महिपाल के समय आया था। ठीक है। और इसने अपना एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है मिडोज ऑफ गोल्ड। ठीक है। जबकि अगर हम सुलेमान की बात करें तो सुलेमान किसके समय आया?
मिहिर भोज के समय, ठीक है। अरब यात्री जो थे, इन अरब यात्रियों ने प्रतिहारों को क्या कहा है? जुर्ज। क्या कहा है इन्होंने अरब यात्रियों? जुर्ज कहकर बताया, ठीक है। और ये अरब यात्री जो थे, इन्होंने ही अब यहाँ के यहाँ की जो 3 सेनाएं हैं प्रमुख, उन सेनाओं के बारे में बात की, जो हम त्रिपक्षीय संघर्ष में बात करेंगे। राष्ट्रकूट, इसके अलावा पाल और प्रतिहार, इन तीनों के लिए अलग अलग संबोधित किया है, जो हम वही बात करेंगे, त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो अरब यात्रियों में हमें इन 2 के बारे में अध्ययन करना है, तो चलो इसके बारे में लिख लेते हैं। अरब यात्री, तो हमें पहला क्या लिखना है अरब यात्रियों में? ये प्रतिहारों को जुर्ज कहकर संबोधित करते थे, संबोधित करते थे, क्या कहते थे? जुर्ज, ठीक है। उसके बाद महिपाल के समय अरब यात्री अल मसूदी आया, जिसने मीडोज ऑफ गोल्ड नामक ग्रंथ लिखा, ठीक है। मिहिर भोज के समय अरब यात्री सुलेमान आया, ठीक है। तो ये दोनों 2 अरब यात्री आए, ठीक है। उसके बाद अरब यात्रियों के बाद अगर हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं चीनी यात्री। और चीनी यात्री कौन था? वेन सांग। और इसी का दूसरा नाम क्या है? युवान चांग। इसी को क्या कहते हैं? युवान चांग। वेन सांग हमारा दिया हुआ नाम है, उसका वास्तविक नाम क्या था? युवान चांग। युवान चांग जो था ये भी आया था, और ये आया था तो इसने कहाँ कहाँ भ्रमण किया। इसकी बुक क्या है? CU की। तो ये अपनी बुक CU की में वर्णन करता है, ठीक है, कि भाई ये भीनमाल गया, ठीक है। और इसने भीनमाल को कहा पोलो मोलो। भीनमाल को इसने क्या कहा? पोलो मोलो। इसने भीनमाल को कहा, ठीक है। अब ये बताता है कि गुजरात प्रदेश की जो राजधानी थी वो क्या है? भीनमाल। ये कहता कि ये राजधानी थी, और ये राजधानी किसकी थी? गुजरात प्रदेश की राजधानी थी भीनमाल, ठीक है। ये अपने इस CU की ग्रंथ में इसका वर्णन करता है। इसके अलावा अगर हम भीनमाल की बात करें तो भीनमाल पहले से ही
ब्रह्मगुप्त और माघ के कारण पहले से ही बहुत प्रसिद्ध था। ठीक है। और हेनसांग कहता है कि हेनसांग के कारण यहाँ का भीनमाल का जो शासक था वो बौद्ध बन गया। क्या बन गया? बौद्ध। कि यहाँ का जो शासक था वो हेनसांग के कारण क्या बन गया? बौद्ध का उपासक हो गया। ठीक है। ये कौन कह रहा है? ये हेनसांग कह रहा है। और इसका वर्णन कहाँ मिल रहा है हमें? ये सभी वर्णन हमें सी यू की में मिल रहे हैं। तो अब हम एक बार हेनसांग या युवान चांग के बारे में हम नोट डाउन कर लेते हैं कि यहाँ से हमें और क्या क्या चीज़ें हैं। इसकी बुक तो एज इट इज आपको लिखनी है सी यू की। ओके। हेनसांग ऑफ युवान चांग। हेनसांग भीनमाल आया। इसने भीनमाल को पोलो मोलो कहा। ठीक है। भीनमाल माघ और ब्रह्मगुप्त के कारण, माघ और ब्रह्मगुप्त के कारण प्रसिद्ध था। ठीक है। और इसकी खास बात क्या है? खास बात यह है कि भीनमाल पर ये किसका शासन बताता है? चावड़ा वंश का। ये कहता है कि भीनमाल पर चावड़ा वंश का शासक था। ठीक है। शासन 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 था। इसने भीनमाल को गुजरात प्रदेश की राजधानी कहा, राजधानी बताया। ठीक है। और अंतिम और इम्पोर्टेंट बात इसने कहा कि हेनसांग जो था इसने कहा कि मैंने जो चावड़ा वंश है इसको क्या बना दिया? भीनमाल के शासकों को, भीनमाल के वंश को क्या बना दिया? बौद्ध का उपासक। हेनसांग ने भीनमाल के भीनमाल वंश को भीनमाल वंश को बौद्ध का उपासक बना दिया। बौद्ध का उपासक बना दिया। ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे हम अपनी आगे की क्लास जारी करें। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
अच्छा तो ठीक है, अब इसको रफ कर देते हैं। आगे हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की जिनमें हमें आवश्यकता है। ठीक है, जैसे नंबर 1 पे हम बात कर रहे हैं के.एम. मुंशी की। के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी जो हैं इन्होंने एक बुक लिखी है ग्लोरियस दैट वाज गुर्जर। बुक कौन सी है कि बुक है ग्लोरियस दैट वाज गुर्जर। ठीक है, यार इस बुक में इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया है और इसी बुक में ये बताते हैं कि गुर्जर जो शब्द है, गुर्जर शब्द गुजरात के आसपास के क्षेत्र, गुजरात का जो आसपास का क्षेत्र है यहाँ का शासक होने के कारण गुर्जर शब्द आया। गुर्जर के आसपास के क्षेत्र का शासक होने के कारण। ठीक है, तो ये बात कहते हैं के.एम. मुंशी कि गुर्जर कैसे आया। तो ये कहते हैं कि गुजरात के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ जो शासक रहा होगा उसके नाम के लिए उन्होंने क्या यूज कर लिया, गुर्जर शब्द यूज कर लिया। ठीक है, दूसरे यदि हम इसी चीज की बात करें तो इसकी पुष्टि की है सी.वी. वैद और गौरी शंकर ओझा ने। सी.वी. वैद और गौरी शंकर ओझा ये दोनों ही इस मत से सहमत हैं। इसके बाद जो दूसरा मत आता है वो आता है कनिंघम का। कनिंघम जो है ये क्या कहते हैं, इनका कहना है कि ये जो गुर्जर हैं ये यूची कबीला। यूची क्या है, यूची है बड़े वाले जो कुषाण हैं वो। दूसरा तोखरी, यूची के लिए ही क्या वर्ड भी दिया गया, तोखरी। ठीक है, यूची जो है वो 2 कबीले थे कुषाणों के, उन्हीं में से बड़ा जो कबीला है वो तोखरी, छोटा किदार है, जिनके बारे में हम जब यूची कबीला या हम कुषाण पढ़ेंगे तब हम इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कुषाण है तो आप कुषाण भी लिख ही लें जिससे आपको याद रहे कि ये किसके बारे में बात की जा रही, कुषाणों की। तो इन्होंने कहा कि ये गुर्जर जो हैं वो इन्हीं के वंशज हैं। किनके वंशज हैं, इनके वंशज हैं यूची कबीले के या तोखरी कबीले के या कुषाणों के वंशज हैं। ये बात कौन कहता है, ये कहता है कनिंघम। ठीक है, और ये बात कहाँ पर नोट डाउन की है इसने बताया है ब्रोच लेख के आधार पर, ब्रोच जो लेख है उसके आधार पर ये इस चीज को बताता है। ठीक है, उसके बाद हमारे जो अंतिम जो है वो है भंडारकर। भंडारकर जी क्या कहते हैं, भंडारकर जी का मानना है कि गुर्जर जो हैं ये मूणों के साथ, कौन, मूणों के साथ भारत आए। ठीक है, और इनका नाम क्या बताया इन्होंने कहा कि ये भारत के मूणों के साथ भारत आए और खज्र कहलाए। क्या कहलाए, खज्र कहलाए। और वो खज्र शब्द ही
बाद में बदल करके क्या बन गया, प्रचलित हो गया, गुर्जर शब्द में प्रचलित हो गया। ये कहना किसका है, तो ये कहना है हमारे भंडारकर जी का। 3 फैक्ट हैं, तीनों की तीनों हमें प्रतिहारों के बारे में बताते हैं। तीनों जो हैं ये गुर्जर के बारे में बताते हैं। जैसे हमने पहला पढ़ा तो के.एम. मुंशी अपनी बुक ग्लोरियस दैट वाज गुर्जर, इसमें कहते हैं कि गुर्जर जो शब्द है ये गुजरात के आसपास के क्षेत्र का शासक होने के कारण आया, जबकि इसी मत का सी.वी. वैद्य और गौरी शंकर ओझा जो हैं इसको पूर्ण रूप से प्रमाणित मानते हैं, इसको अपनी पुष्टि देते हैं। ठीक है, वो इस मत से सहमत होते हैं। जबकि हमारे दूसरे जो फैक्ट आया उसमें आया कि कनिंघम जो है प्रौच लेख के आधार पर कहते हैं कि गुर्जर जो वंश है ये यूची काबिला, कुषाण या तोकरी से आया है, कि ये इन्हीं के वंशज हैं। ठीक है, तीसरा जो है वो भंडारकर है, वो कहते हैं कि हूण जब भारत पर आक्रमण करने आए तो हूणों के साथ ये गुर्जर भी आ गए और ये क्या कहलाए, ये खद्र कहलाए, जो बाद में गुर्जर शब्द के रूप में प्रचलित हो गए। तो अब हम एक बार इनके बारे में लिख लेते हैं। के.एम. मुंशी ने अपनी बुक ग्लोरियस दैट वाज गुर्जर में बताया कि गुर्जर शब्द गुजरात के आसपास के क्षेत्र का शासक होने के कारण आया। शासक होने के कारण आया। ठीक है, दूसरा फैक्ट हमने पढ़ा। अच्छा, एक और चीज इसी में वो भूल गया, गौरी शंकर ओझा तथा सी.वी. वैद्य इस मत की पुष्टि करते हैं ठीक है। दूसरा आया हमारा कनिंघम को लेकर। कनिंघम क्या कहता है, कनिंघम कहता है ब्रोच लेख के आधार पर ये किसके वंशज, कुषाण, यूची अथवा तोकरी के वंशज हैं। ठीक है, तोकरी के वंशज माना कनिंघम ने ऐसे कहते हैं। ठीक है, और तीसरा और अंतिम क्या है, भंडारकर जी। भंडारकर के अनुसार ये हूणों के साथ भारत आए और खज्र कहलाए तथा खज्र से ही
ऊर्जा शब्द प्रचलित हो गया, प्रचलित हो गया। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप एक बार इनको नोट डाउन कर लें। हाँ, तो आपने इनको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आगे की बात करते हैं। आगे की बात है हमारी कि मोहनोत नैणसी जो है, मोहनोत नैणसी, मोहनोत नैणसी क्या है कि इनकी 26 शाखाएं बताता है। कितनी शाखाएं बताता है? 26 शाखाएं। और इन 26 शाखाओं में से हम जिनका अध्ययन करेंगे उनकी बात करें तो सबसे पहले ये मंडोर के प्रतिहारों की बात करता है। उसके बाद ये जालौर के प्रतिहारों के बारे में बताता है। ठीक है, इसके बाद ये राजौड़गढ़ के प्रतिहारों की बात करता है। ठीक है, उसके बाद राजौड़गढ़ के बारे में आप लिख ही लें कि ये कहाँ के हैं, तो अलवर के। और उसके बाद ये उज्जैन और कन्नौज के प्रतिहारों की बात करता है, और ये सबसे अधिक प्रसिद्ध भी रहे थे। ठीक है, तो हम जो प्रतिहार पढ़ेंगे उन प्रतिहारों में हम इन चारों का अध्ययन करेंगे विशेष रूप से। ठीक है, तो हमारा पहला जो टॉपिक होगा वो मंडोर के प्रतिहार होगा, वो होगा कल अगली वीडियो में। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वैसे हम कल इसको पुनः लिखेंगे। ठीक है, अब हम अपनी अगली वीडियो में हम प्रतिहारों के शासकों के बारे में बात करने शुरू करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको कुछ पूछना है या आपको लगता है कि हमें ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसके सॉल्यूशन बताएंगे आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।